Good morning, students. This is our 6th class regarding notice writing. In previous class, we had learnt about the formats, following lines, starting lines, and even I had showed you notice made by me as an example. आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इसको आपको ये समझना है कि ये वो लाइन्स है जो आप एक्स्ट्रा नोटिस में कैसे डाल सकते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में आप स्टार्ट करते हैं. मैं लिखता जा रहा हूँ और साथ में बोलता जाऊँगा और वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन से हट के आपको दिखा दूँगा. तो ये वो नोटिस है जो आपको स्कूल में और भी काम आते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शंस. तो आपको ये लिखना होगा, आप पढ़ पाएंगे. जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ पा रहे हो. टुमारो विल बी हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ महावीर जयंती. स्कूल विल ये आप देख पा रहे हैं इसमें. टुमारो विल बी हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ महावीर जयंती. विद्यालय में अगर अवकाश होता है तो आपको अवकाश लिखना पड़ता है, कौन से उपलक्ष्य में अवकाश है और स्कूल वापस कब खुलेगा. तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है. टुमारो विल बी हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ महावीर जयंती. स्कूल विल रीओपन ऑन 12th. उसके बाद आप जो भी माह वगैरह लिखना चाहो लिख सकते हो. उसके बाद है ये नोटिस आपके पास अक्सर आता है, स्कूल टाइमिंग विल चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर से टाइम चेंज हो जाएगा. न्यू टाइमिंग विल बी फ्रॉम, अब एक बार इसमें आ गया 8 AM to 2 PM. नया समय 8 से 2 का रहेगा. तो ये इस तरीके से टाइम चेंज का. पहला आपका देखिए आपने ये अवकाश का है, ये हम लिख देते हैं अवकाश. ये समय परिवर्तन. ठीक है, इस तरीके से ये दो आप देख रहे हैं. उसके बाद में परीक्षा संबंधी आप देखिए, 1st, 2nd, 3rd, टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम्स. विल स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो. अब खास बात क्या है कि इसमें प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, नो लीव विल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ड्यूरिंग द एग्जाम्स. और एक जो फीस संबंधी सूचना होती है, शुल्क संबंधी, वो आपको लिखनी है ना. स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट ड्यू फीस before the completion of current session. अब इसके अंदर नोटिस जो होगा वो आपका नोटिस प्रारंभ किससे होगा. नोटिस प्रारंभ आपका हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट
ये आपकी एक बेस लाइन रहेगी, उसके बाद में ये पूरा नोटिस हो जाएगा। ये वो नोटिस है जो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अवकाश से संबंधित है, ये स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है उससे संबंधित है, ये परीक्षा की सूचना संबंधित है, ये फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, और ये नोटिस आपके पास समय समय आते रहते हैं। जैसे ये वाला अवकाश वाला, ये वर्ष में कितनी बार आपके पास आता है ना। जैसे इसमें होता है कि कल दिनांक इसका अवकाश रहेगा, विद्यालय पुनः इस तारीख को से संचालित होगा या खुलेगा, ये अवकाश हो गया। दूसरा समय परिवर्तन का, अपने यहाँ पे स्कूल में तो नहीं है, लेकिन सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें टाइम चेंज होता रहता है, तो टाइम चेंज की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। एग्ज़ाम का ये आपके पास आता ही है, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, अर्धवार्षिक। और ये फीस संबंधी कि स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट ड्यू फीस बिफोर कंप्लीशन ऑफ करंट सेशन, वर्तमान सेशन के समापन से पहले फीस जमा करानी है। इन सब के नीचे साइन जो होगा वो प्रिंसिपल ही करेगा। ओके, प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के स्ट्रिक्ट नोटिस, इसको स्ट्रिक्ट नोटिस कहते हैं, जो कठोर भाषा में या सीधी भाषा में सीधे बोले जाते हैं। तो ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार वीडियो से हट जाता हूँ और एक बार वापस पूरा मैं रीडिंग कर लूँगा। मैं रीडिंग इसलिए करूँगा ताकि आपको अगर कोई चीज़ अगर वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है बोर्ड, तो आप उसको सुन करके भी उसको देख सकते हैं। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं एक बार वापस बोर्ड से हट करके अभी मैं बोलूँगा, टुमारो विल बी हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ। ऑन द अकाउंट ऑफ का मतलब होता है उपलक्ष्य में। जैसे इसमें लिखा है महावीर जयंती, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे जो यहाँ पर छुट्टी का बनाना चाहो वो लिखा जा सकता है। फिर है स्कूल टाइमिंग विल चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर, या कोई भी तारीख लिखी जा सकती है जो एग्ज़ाम में पूछी गई हो उस तारीख से। न्यू टाइमिंग विल बी फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। फिर परीक्षा का आ जाता है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम, कौन सी तारीख से शुरू होते हैं, है ना। नो लीव विल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द एग्जाम्स, परीक्षा के दौरान कोई छुट्टी नहीं दी होगी। उसमें एक और लाइन लिखी जा सकती है, प्रिपरेशन लीव। अब हमेशा ध्यान रखें, जिस तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसके एक दिन पहले की आपको प्रिपरेशन की लीव की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और ये लास्ट वाला है, ये फीस वाला, स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट ड्यू फीस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ करंट सेशन। तो अपने सत्र पूरे होने से पहले फीस जमा करानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये नोटिस राइटिंग था। सारे जितने भी फॉर्मेट है कार्यक्रम से संबंधित वो हमने पढ़ ली है, सूचनार्थ, छात्र संघ के, इस तरीके से आप और भी बना करके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इन्विटेशन राइटिंग, निमंत्रण कैसे लिखते हैं विद्यालय का। तो अगली क्लास हम उससे स्टार्ट करेंगे। तब तक इसका सारी लाइंस को नोट कर लीजिए, एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। टिल देन, गुड बाय। Good morning student, this is our lesson market equilibrium. We already have learned part first of this lesson and today we will going to start part 2. ये मार्केट इक्विलिब्रियम का, बाज़ार समानता का, समग्रता का दूसरा भाग है और आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई मतलब बाज़ार पूर्ति। बाज़ार मांग जो था उसी का अपोजिट बाज़ार पूर्ति है, मतलब मार्केट डिमांड का अपोजिट मार्केट सप्लाई है। इस बात का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। पर पूर्ति या सप्लाई के साथ क्या होता है, उल्टा होता है। कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो सप्लाई भी घटती है। मतलब कीमत और सप्लाई मतलब प्राइस और सप्लाई मतलब कीमत और पूर्ति साथ में बढ़ती है, साथ में घटती है। और मांग और कीमत का क्या होता है, कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उनका मांग और कीमत का विपरीत संबंध है और कीमत और पूर्ति का समान संबंध है, बिल्कुल साथ में बढ़ते हैं और साथ में घटते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे भी 3 सप्लायर हैं। अब ये कंज्यूमर नहीं है, खरीदने वाले नहीं है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं, खरीदता कौन है, कंज्यूमर।
ठीक है। लेकिन सप्लाई कौन करेगा? सप्लायर, मतलब जिसने बनाया होगा, बनाने वाला हो सकता है सप्लायर, या बेचने वाला हो सकता है, जो भी। अब यहाँ 3 सप्लायर है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लायर होते हैं, अपने को पता ही है, पर हमने कितने माने हैं? 3 माने हैं। एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 सप्लायर है। और ये है कीमत का कॉलम, प्राइस का कॉलम, और ये है कुल सप्लाई, मतलब कुल पूर्ति किसी कीमत पर। जैसे 5 रुपये पे कुल पूर्ति 2 है, 10 रुपये पे कुल पूर्ति 5 है, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 5 रुपये कीमत थी, मतलब कीमत कम ही है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कीमत 30, तो कम कीमत पे ए तो सप्लाई कर ही नहीं रहा है। वो बोलता है कि मेरे को इसमें कोई खास प्रॉफिट होगा नहीं, तो मेरे को कुछ सप्लाई नहीं करना, नहीं बेचनी, नहीं ऐसी चीज़ें बनानी नहीं। बी जो है वो एक आध सप्लाई कर देता है, सी भी एक आध सप्लाई कर देता है कि ठीक है चलो एक आध सप्लाई कर देते हैं, बना देते हैं जो भी। तो टोटल सप्लाई अपना 5 रुपये पे कितना हुआ? सिर्फ 2 हुआ, ठीक है। 10 रुपये कीमत हुई, थोड़ी बढ़ गई, तो भाई ये बोल रहा है नहीं मेरे को, मेरे बजट में नहीं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे ऐसे सस्ती चीज़ें नहीं बेचनी या नहीं बनानी। बी ने थोड़ा बढ़ा दिया, बी ने बोला पहले 1 बेच रहा था, तो चलो अब 2 बेचने लग जाता हूँ या सप्लाई करने लग जाता हूँ। सी ने 3 कर दिया, तो टोटल सप्लाई हो गया 5, ठीक है। अब कीमत हो गई 15 रुपये, और बढ़ गई कीमत, ठीक है। कीमत और बढ़ के कितनी हो गई है? 15 रुपये हो गई। 15 रुपये पे ए सप्लाई कर रहा है 1, कितना सप्लाई कर रहा है? ए 1 सप्लाई कर रहा है, और बी सप्लाई कर रहा है 3। ए ने सोचा कि चलो 15 रुपये कीमत हो गई है, तो मुझे कम से कम सोचना तो चाहिए, मतलब मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए बेचने का या सप्लाई करने का, तो उसने 1 सप्लाई कर दिया। बी ने सोचा अभी तक मैंने 2 सप्लाई किया 10 रुपये पे, तो 15 पे थोड़ा ज़्यादा सप्लाई करता हूँ, उसने 3 कर दिया। सी ने 5 कर दिया, तो टोटल यहाँ पे सप्लाई कितना हो गया? मार्केट सप्लाई 9 हो गया, ठीक है। फिर कीमत हो गई 20 रुपये, तो ए ने सप्लाई किया 3, बी ने और बढ़ा दिया 5, सी ने और बढ़ा के 7 कर दिया, प्राइस और बढ़ गया 25 हो गया। ए ने सप्लाई कर दिया 5, बी ने सप्लाई कर दिया 8, सी ने सप्लाई कर दिया 10, टोटल सप्लाई हो गया 23। और प्राइस बढ़ गया 30 रुपये हो गया। ए ने 8 सप्लाई कर दिया, बी ने 10 सप्लाई कर दिया, सी ने 13 सप्लाई कर दिया, टोटल हो गया 31। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रहा है। 30 रुपये पर टोटल सप्लाई कितना हुआ है? टोटल पूर्ति कितनी हुई? 31। 25 रुपये पे टोटल पूर्ति कितनी हुई? 23। 20 पे टोटल पूर्ति कितनी हुई? 15। 15 पे टोटल पूर्ति कितनी हुई? 9। 10 पे टोटल पूर्ति कितनी हुई? 5। और 5 पे टोटल पूर्ति हुई 2। मतलब यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है। सप्लायर देख रहे हैं कि भाई महंगी चीज़ है तो इसको बेचो, महंगी चीज़ को बनाओ और बेचो, तो इसमें अपने को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो वो ऐसी चीज़ें बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। और ये बस उसी का डायग्राम है, इसको अपन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है मतलब मात्रा है, यहाँ पे प्राइस है। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, बस ये इसी को 5 रुपये जब कीमत है तो 2 रुपये का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 5 को, ये 5 रुपये की कीमत को यहाँ मिलाती हूँ, ठीक है, तो ये 2 रुपये बनता है। 10 का कुछ सप्लाई हो रहा था, 5 सप्लाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सप्लाई का जो कर्व है ये ऊपर की ओर जाता हुआ है, ऐसा है, ठीक है। और डिमांड का कर्व कैसा होता है? ऐसा, क्योंकि वो नीचे की ओर आता है। कम कीमत पे ज़्यादा सप्लाई होता है, डिमांड होता है, इसलिए वो नीचे मोटाई पे होता है और ऊपर संकरा होता है। और ये सप्लाई कर्व पूरा ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर जाता है, तो ये सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाता है। तो ये था अपना मार्केट सप्लाई, मतलब बाजार पूर्ति था ये, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए। बहुत इजी था, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई इतनी ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि समझ में ही ना आए, ठीक है, बहुत ही इजी था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
अब ये है इक्विलिब्रियम ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो सबसे पहले हमने जो टेबल बनाया और उसकी आकृति बनाई, मतलब डायग्राम बनाया था, वो डिमांड का था, मार्केट डिमांड का। अभी इससे पहले जो पढ़ा था वो सप्लाई का था। अब डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ देखेंगे अपन। तो ये है प्राइस ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोई कॉमोडिटी है, एक्स नाम दिया, उसका प्राइस यहाँ पे आएगा। ये है डिमांड एक्स की, ये है डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है। ये है सप्लाई ऑफ एक्स, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये है 25, 22, 18, 15, 9 और 6। ये है 2, 5, 9, 15, 23 और 31, ठीक है। देखो ये कोई एक्स कॉमोडिटी है, कोई एक्स नाम की कोई वस्तु है, ये उसकी कीमत का कॉलम है, ये उसकी मांग का कॉलम है और ये उसकी सप्लाई का कॉलम है। अब इसमें देखेंगे जब प्राइस 5 रुपये है तो एक्स की डिमांड हो रही है 25 और इसकी सप्लाई 2 ही हो रही है, मतलब कम कीमत है तो सप्लाई नहीं कर रहा, कम कर रहा, लेकिन कंज्यूमर बहुत सारे आ रहे हैं कि हमको ख़रीदना है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा, मतलब अधिमांग का सिचुएशन होगा। अब 10 रुपये प्राइस होता है तो 10 रुपये प्राइस पे डिमांड 22 हो गई, थोड़ी कीमत बढ़ गई तो डिमांड भी थोड़ी सी 25 से 22 हो गई, लेकिन फिर भी है। और सप्लायर तो बहुत सप्लाई कम ही कर रहा है, पहले 2 कर रहा था, अभी 5 ही कर रहा है, थोड़ा ही बढ़ा है उसने, तो यहाँ पे वापस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई, मतलब अधिमांग की सिचुएशन हो गई। मांग अधिक है ना यहाँ पे इस कीमत पे, तो ये अधिमांग की सिचुएशन हो गई। अब तीसरा अपन देखेंगे, कीमत और बढ़ गई, 15 हो गई, डिमांड और कम आ गई, कंज्यूमर ने बोला कि प्राइस बढ़ गया है तो कुछ कंज्यूमर अब नहीं खरीदना चाहते, कम हो गए तो 18 ही हो रही है इसकी डिमांड, 22 से 18 हो गई। सप्लायर ने थोड़ी हिम्मत की कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, तो उसने सप्लाई 9 कर दिया 5 से। अब कीमत और बढ़ गई, 20 हो गई, तो डिमांड करने वाले 18 से जो है वो 15 पे आ गए और सप्लायर भी 9 से 15 पे आ गया। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 20 रुपीज़ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, 15-15 है, तो इसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब 25 प्राइस और बढ़ गया तो डिमांड और कम हो गई, सप्लाई और बढ़ गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो ये होगी एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन, मतलब अधिपूर्ति की स्थिति हो जाएगी। वहाँ पहले अधिमांग हो रहा था इक्विलिब्रियम से पहले, और अब इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है, अधिपूर्ति हो रहा है। अब प्राइस और बढ़ गई, 30 रुपये हो गई, तो मांग और कम हो गई और पूर्ति और बढ़ गई, 31 हो गई। लेकिन इस पूरी टेबल में एक ही बात सबसे ज़्यादा, मतलब हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स क्यों बना हुआ है, तो बॉक्स हमें ये बता रहा है कि 20 रुपये की कीमत पे दोनों बराबर है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम को। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। कौन कौन टच करता है, डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, उसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर हम इसकी आकृति बनाएंगे तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं, उस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। और इस बॉक्स के ऊपर की ये जो सिचुएशन है ये है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का हिंदी में मतलब भी मैं बताती जा रही हूँ हमेशा आपको, अधिमांग। क्या बोलते हैं इसे, अधिमांग। इन नामों को याद रखना है, यहीं पे याद हो जाएंगे, सबसे इजी लेसन है, कुछ है ही नहीं इसमें।
और इस बॉक्स के नीचे वाली जो सिचुएशन है वो है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मतलब अधिपूर्ति। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए, अधिपूर्ति। मैं दोनों ही वर्ड्स कोशिश कर रही हूँ कि दोनों लैंग्वेज में आपको नाम ले लेके बताऊँ, पर आपको भी अपने कान और दिमाग दोनों खुले रखने होंगे, तभी समझ में आने वाला है। नहीं तो आपको यही लगेगा मैम तो सब इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो मैम ने पूरा इंग्लिश में कभी पढ़ाया नहीं है, दोनों लैंग्वेज यूज़ किए। लिखते समय भले ही मैं अब ये सारणी में ऊपर कुछ भी लिख दूँ, लेकिन मैं आपको बता तो रही हूँ ना, एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। और अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला, कोई नहीं समझा सकता आपको, क्लास में भी समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश आपको घर बैठ के भी करनी है। तो ये था अपना मार्केट इक्विलिब्रियम की सारणी। आई होप सो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसके पहले हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, उसके बाद हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा, और अब हमने मार्केट और सप्लाई दोनों का मिक्स शेड्यूल पढ़ा है, जो एक्स कॉमोडिटी को लेके हमने बनाया, और यहाँ पे मार्केट इक्विलाइज हुआ। आगे जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसकी डायग्राम बनता है और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, और इसी चीज़ को आप बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। अब आप वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं दिन में, तो ये आपका बेनिफिट है। बार बार देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, किताब खोल के भी बैठो, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड कब यूज़ करेंगे, जब कोई साझेदार अलग अलग तिथि यानी कि डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, यानी कि तारीख फिक्स नहीं होती है और अमाउंट भी फिक्स नहीं होता है, और लेकिन एक से ज़्यादा बार वो अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो हम सिंपल मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सिंपल मेथड के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, राम किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, ठीक है। उसने अलग अलग डेट को अमाउंट विड्रॉ किया है, और वो अलग अलग डेट कौन सी है, 31/5/2016 यानी 31 मई को इसने 2000 रुपए निकाले हैं, और 30/9/2016 को इसने 3000 रुपए निकाले हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का वो 12% पर एनम है, यानी कि आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है। उसके बाद बुक क्लोज जो की जाएगी, यानी कि वर्ष अपना समाप्त कब मानते हैं, 31/12/2016 को, यानी कि बुक क्लोज करने की डेट है, पुस्तकें बंद करने की जो डेट है वो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2016 को दे रखी है। अपने को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सिंपल मेथड से क्वेश्चन में दिया होगा सिंपल मेथड, तो आपको सिंपल मेथड यूज करना है। अगर नहीं दिया हो तो आप प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखना है अपने को 2000 रुपए इसने निकाले हैं, कब निकाले हैं, 31/5 को। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 2000 का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो अपने को अमाउंट लिखना है 2000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 12% पर एनम। तो यहाँ पर लिखना है 12/100, परसेंट का मतलब अपॉन 100 लिख देंगे, 12/100 हो जाएगा, 2000 इंटू 12/100। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको मंथ अपॉन 12। तो मंथ कितने हैं, अब 31/5 है, यानी कि 5वां महीना तो समाप्त हो गया। उसके बाद कैलकुलेट हम करेंगे 1 जून से। 1 जून का मतलब छठा महीना, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कितने महीने हुए कैलकुलेट कीजिए, 7 महीने, है ना। मेरे तो 7 महीने आ रहे हैं, आप देखिए आपके कितने आ रहे हैं, 7/12। देखिए वापस 7 कैसे आए, 31/5/2016 को इसने 2000 रुपए निकाले हैं। तो 31/5 यानी कि 5वां महीना तो पूरा यूज करेंगे नहीं, इसने किया नहीं है, इसने विड्रॉ कब किया है, 31/5 को। तो 5 के बाद आता है 6, यानी कि 1 जून से अपने को कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर तक। तो कैलकुलेट कीजिए कितने महीने होते हैं, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10, 11, 12, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से कितने महीने हो गए आपके, 12। तो यानी कि 6, 7, 8 यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर, है ना। कितने हो गए, 7/12।
दूसरे का भी सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 30/9 है, 30/9 के बाद आता है 10 से कैलकुलेट करेंगे। 10वां महीना ही है अक्टूबर से, तो 10, 11 और 12 कितने हो जाएंगे? 3 महीने। ये 3000 का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3000 इंटू 12/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी इंटू 3/12, यानी कि यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ, यानी ये पैसे यूज हो रहे हैं 3 मंथ के लिए, और यहाँ इसने विड्रॉ किया है 7 मंथ के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को यहाँ इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ शॉर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीजें कट रही है उनको काटो। सबसे पहले देखिए कॉमन चीजें 2 0 यहाँ अपन में है और यहाँ 2 0 है, कट गए। फिर उसके बाद देखिए 12 से एक बार 12 ये भी कट गया है ना। तो अब अपने पास जो नंबर बचा है वो बचा है 20 इंटू 7। अगर 20 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 20 इंटू 7 140 रुपए। कितना आएगा? 140 रुपए। अब देखिए उसके बाद इसको सिंपल करते हैं। 2 0 से 2 0 कट, फिर उसके बाद 12 से 12 भी खत्म। अब क्या बचा अपने पास? देखिए ध्यान से, 30 इंटू 3 कितना बचा? 30 इंटू 3। 30 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 90 रुपए। तो अपने पास जो इंटरेस्ट का पैसा बना वो 140 प्लस 90 कितना हुआ? 230 रुपए। तो इसका मतलब अपना जो राम का ब्याज बना 2000 और 3000 पर, वो कितना बनेगा? 140 और 90 दोनों को जोड़ेंगे 230 रुपए। ठीक है, ये तो था सिंपल मेथड। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन प्रोडक्ट मेथड से करना। अब चलिए देखते हैं प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे। अपने सामने एक क्वेश्चन है कि एक पार्टनर है जिसने क्या है कि डेट को इतना अमाउंट इसने विड्रॉ किया है ना, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 12% पर एनम है, और बुक क्लोज कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 को। अब यहाँ क्वेश्चन अपना बुक क्लोज करने का आ रहा है 31 मार्च के दिन। घबराने की कोई बात नहीं है। अप्रैल से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो भी 12 मंथ्स होंगे, अगर जनवरी से दिसंबर कैलकुलेट करेंगे तो भी 12 मंथ्स होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि 31 मार्च को हमारी बुक्स बंद हो रही है, और इससे पहले जो अपने पिछला क्वेश्चन देखा था सिंपल मेथड से, उसमें दिसंबर को बंद की जा रही थी। बस अपने को महीने कैलकुलेट करने हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ डेट ऑफ ड्रॉइंग, जो डेट ऑफ ड्रॉइंग अमाउंट दे रखा है, डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या दे रखी है? डेट ऑफ ड्रॉइंग 1/4/2016। अमाउंट कितना विड्रॉ किया था इसने? 1000 रुपए। 30/6/2016 को 1200 रुपए, 31/12/2016 को 1500 रुपए, और 31/3/2017 को 20,000 रुपए इसने विड्रॉ किए हैं। इसको चाहे तो आप सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं और चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहा है आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, तो प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट का एक कॉलम बना देना है, तो डेट आ जाएगी एज इट इज। क्वेश्चन में ये दो चीजें आपको एज इट इज उतारनी है, एक तो डेट उतारनी है, दूसरा उसका अमाउंट उतारना है। तो डेट के सामने उसका अमाउंट आ जाएगा। अब देखेंगे अपन मंथ, यानी कि ये अपने को एडिशनल वर्क करना है, यहाँ लिखेंगे अपन मंथ। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत इजी है, मंथ निकालेंगे। चलिए मंथ निकालते कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान में ये रखना है कि 1/4 से 31/3 कितने महीने होते हैं? 1/4 से 31/3 पूरा साल भर होता है, और साल भर में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मंथ में 12। ठीक है, अप्रैल से कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए 12। फिर उसके बाद देखिए 30/6 यानी कि 30/6 के एंड में, यानी कि छठा महीना कैलकुलेट करेंगे नहीं, अब 7 से कैलकुलेट कीजिए अगले मार्च तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? 9 महीने हो जाएंगे। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सिंपल लगेगा। अब देखिए 31/12 डेट आ रही है, 12वां महीना तो है, लेकिन 31 तारीख, इसका मतलब 12 महीना तो खत्म हो रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि यहाँ कैलकुलेट होगा 3 मंथ्स, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे मंथ 31/3 यानी कि तीसरा जो महीना है मार्च का, वो 31 तारीख बता रहा है, यानी कि मार्च के एंड में इसने विड्रॉ किया है। इसका मतलब मार्च का ब्याज तो भरेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा अपना 0। अगर यही 1 मार्च होता तो यहाँ मल्टीप्लाई करते 1 से, यहाँ 1 महीना कैलकुलेट होता। अगर यहाँ डेट 1 मार्च होती तो, है ना, तो 31 मार्च से ये महीना खत्म हो गया। अब अपने को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट किसका करेंगे, अमाउंट और मंथ का। किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट और मंथ का, यानी 1000 इंटू जितने महीने हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और वो प्रोडक्ट में अमाउंट लिखेंगे। बस ये दो ही काम अपने को करने, एक मंथ निकालना है ध्यान से और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। 1000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद 1200 इंटू 9 करेंगे, कितना आएगा, 10,800। 1500 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 4500। 20,000 इंटू 0 करेंगे, कितना आएगा, 20,000 नहीं। 0 से अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। प्लस माइनस में अमाउंट सामने वाला आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट की टोटल कर लेनी है। क्या लिखनी है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 2 0 2 0 और 1 0। ठीक है, ये 0 हो गए। 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 3 और 4 7 और 2। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है अमाउंट 27,300। ठीक है, अब क्या करना है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्या है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपना। चलिए इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन में लिखते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 27,300। यहाँ लिखेंगे 27,300 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे देगा क्वेश्चन में, 12%। 12% का मतलब हो गया 12/100 इंटू 1 लास्ट में आ रहा है 12, तो 1/12 लिखना है क्योंकि पर एनम है। चलिए अब इसको काटते हैं, सिंपल करते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, है ना। अब इधर बचे 273, इधर बचे 12। यहाँ 12 से 12 भी 1 बार कट गया। अब अपना आंसर कितना बचा, 273 रुपीज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे भी सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना रुपए आएगा, 273 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इसको कैसे कैलकुलेट किया है। इसको चाहो तो आप सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे क्या रहा है, 1 4 30 6 31 12 और 21 3। ये क्वेश्चन था, प्रोडक्ट मेथड से यूज करना था, इसलिए प्रोडक्ट मेथड यूज किया है। अगर आप चाहो तो इसको सिंपल मेथड से भी यूज कर सकते हैं, पर सिंपल मेथड से यूज करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, जब साझेदार अलग अलग राशि अलग अलग डेट को अगर विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस देखिए, बुक के क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो भी देखिए, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।